Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज हम लोग यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पेडागोजी की मैंने आप लोगों की क्लास अलग से स्टार्ट करी हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। थ्योरी क्लासेस की तो देखिए एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं थ्योरी क्लासेस वो भी आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट करी हुई हैं, जिसमें से देखिए हिस्ट्री तो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 8th क्लास यहाँ पर चल रही है हिस्ट्री की, ठीक है। ज्योग्राफी भी कंटिन्यू है, ज्योग्राफी की भी 7th क्लास कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद 8th क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे और पॉलिटी भी आप लोगों की चल रही है, ठीक है। तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी मैंने आप लोगों के चला रखे हैं, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगी, तो ये क्लासेस भी ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में करेंगे सारे पेडागोजी के ही क्वेश्चंस हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अतः विषय है। देखिए अतः विषय है क्योंकि इसकी कोई अपनी विषय वस्तु नहीं होती। देखिए बात करें सामाजिक विज्ञान की तो इसकी कोई विषय वस्तु नहीं होती। तो देखिए ये चीज़ आपकी क्या होगी, गलत होगी कि इसकी कोई विषय वस्तु नहीं होती। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, जो सामाजिक विज्ञान के मुद्दे होते हैं वो किसी भी एक विषय में सीमित नहीं होते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ों पर मुद्दे हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ए क्या है, गलत है कि इसकी कोई विषय वस्तु नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, केवल बी ही क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा चार्ट है जो एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। देखिए किस चीज़ को, चरणों की यहाँ पर बात हो रही है, जो शो करता है स्टेप्स को, स्टेप्स इन प्रोसेस। तो देखिए कौन सा है। अगर हम बात करें टैबुलेशन की तो देखिए टैबुलेशन चार्ट कभी भी आपका जो प्रोसेस है चरणों को प्रदर्शित नहीं करता। इसके बाद नैरेटिव आउटलाइंस मतलब कथनात्मक रूपरेखा ये भी नहीं है। वर्गीकरण चार्ट देखिए बात करें क्लासिफिकेशन चार्ट की तो ये भी चरणों को प्रदर्शित नहीं करता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट होता है यही क्या है, एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है। देखिए कौन सा है, परियोजना कार्य, व्याख्यान, क्षेत्र कार्य या फिर परिचर्चा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहली चीज़ है आप लोगों को एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक क्वेश्चन पर काफ़ी टाइम आप लोग लगा देते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होती है लेकिन एग्जाम में आप लोग सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से आपको ऑप्शंस को नेगलेक्ट करना है। तो देखिए बात करें, देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट व्याख्यान आप लोगों को दिख रहा है, जहाँ पर भी लेक्चर मेथड आएगा वो पेडागोजी में नेगेटिव होता है, चाहे किसी भी पेडागोजी में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख गया कि व्याख्यान तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वर्ड है। व्याख्यान के अलावा देखिए बी पॉइंट आप लोगों का कट गया, यहाँ पर भी बी पॉइंट है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो देखिए ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, डायरेक्ट 3 पर टिक करके आगे निकल जाओ, ठीक है। इसके अलावा कोई सा भी यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं 100% गारंटी देती हूँ, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इसी तरीके के मिलते हैं, जहाँ पर ऑप्शन को नेगलेक्ट करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्याख्यान आप लोगों को पता है, व्याख्यान जो लेक्चर विधि होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो इनएक्टिव होता है, सिर्फ बैठकर सुन रहे होते हैं, ठीक है। और बच्चे को क्या चाहिए होता है, बच्चे का सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो इसलिए लेक्चर विधि जो होती है, व्याख्यान विधि, ये नेगेटिव होती है पेडागोजी में। इसके अलावा देखिए परियोजना कार्य बिल्कुल सही है, क्षेत्र कार्य भी सही है, परिचर्चा डिस्कशन भी बिल्कुल सही है। रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें और उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु महत्वपूर्ण। देखिए रचनावादी कक्षा की बात हो रही है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लिखित करना, स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना, आकलन के तरीकों का चयन करना या फिर परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट सही हैं किस चीज़ को छोड़ करके। तो देखिए अगर बात करें हम डी पॉइंट्स की, अगर सिर्फ सूचनाएं इसलिए शामिल की जाती हैं कि परीक्षा में सफल होना है, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ पास होने के लिए चीज़ें नहीं करनी है। इसके अलावा जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के बिल्कुल सही हैं। ए, बी और सी पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, डी पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत है। अब देखिए यहाँ पर आप नेगेटिव चीज़ें देख सकते हैं। बात करें रचनावादी कक्षा की तो देखिए रचनावादी कक्षा में रट्टाफिकेशन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव होती है। और देखिए यहाँ पर
चीज़ें लिखी गई हैं कि सिर्फ परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना, तो ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। इसके अलावा देखिए तीनों ही पॉइंट्स आपके सही हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि डी को छोड़ करके जहाँ पर डी नहीं होगा उसको क्या करेंगे, आप ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। देखिए कौन सा है जो ग्रहण की अवधारणा में विशिष्ट नहीं है। ग्रहण की यहाँ पर वैसे वाले ग्रहण की बात नहीं हो रही है, देखिए जो चंद्रमा ये वाले जो ग्रहण होते हैं इनकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट है ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे, या फिर विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। तो देखिए विशिष्ट उद्देश्य कौन सा इनमें से नहीं है। बात करें विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे, बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रतिरूपों आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे, ये भी सही है। लेकिन भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। भौतिक दुनिया की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ किस चीज़ की है कि जो ग्रहण की अवधारणा है वो शिक्षण में उसका विशिष्ट उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो जो नेगेटिव यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। कौन कौन से, बाजार और मूल्य वृद्धि, मोहल्ले के बाजार या फिर बाजारों की श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर जो सही अनुक्रम होगा उसको आप लोगों को बताना है, जो सही यहाँ पर सही क्रम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूनिट प्लान बना रहे हैं 3 विषय पर। तो सबसे पहले कौन सा प्लान आएगा, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आएगा तुम्हारे आसपास के बाज़ार, मतलब मोहल्ले के बाज़ार, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सीक्वेंस में। उसके बाद आती है देखिए बाज़ारों की श्रृंखला, मूल्य की बात सबसे एंड में होती है, ठीक है। अगर हम बात करें मूल्य वृद्धि की तो वो सबसे एंड वाली बात होती है। यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका मोहल्ले के बाज़ार, दूसरा हो जाएगा बाज़ारों की श्रृंखला और तीसरा हो जाएगा बाज़ार और मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा ये। देखिए कौन सा सीक्वेंस है जो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बी, सी और ए, ठीक है। बी, सी और ए जो है वो आपका बिल्कुल सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संलग्न होती हैं जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ग में संचालित किए जाते हैं। तो देखिए कौन सी योजना होती है जो सारे क्रियाकलापों की पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किया जाता है। देखिए शैक्षिक वर्ष की अगर हम बात करें तो कौन सी होगी, साप्ताहिक तो यहाँ पर होगी नहीं क्योंकि वर्ष की बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। दैनिक नहीं होगा, इकाई नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर वार्षिक हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक योजना होती है जिसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, संकलन, सारी चीज़ों का संकलन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आप लोगों का सही हो जाएगा, वार्षिक सही हो जाएगा, एनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसाय को अपनाने का सुझाव देना चाहिए। देखिए जब आप बात अलग अलग चीज़ों की कर रहे हो तो वहाँ पर जेंडर भूमिका नहीं होगी, ठीक है। जब आप भेदभाव, आपको क्या करना है, जेंडर भूमिकाओं को सिखाते समय बच्चे को आप यहाँ पर लैंगिक भेदभाव लेकर के आ रहे हैं कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग व्यवसाय, ठीक है, अलग अलग व्यवसाय। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि टीचिंग जॉब है तो वहाँ पर लड़के भी जा सकते हैं, लड़कियाँ भी जा सकती हैं। आप क्या बोल रहे हो कि दोनों के लिए अलग अलग व्यवसाय की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ तो होगी नहीं, ठीक है। ये तो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, जेंडर भूमिकाओं को सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये तो नेगेटिव हो गया। लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए। देखिए अलग अलग शिक्षा की आप लोग बात कर रहे हैं सेपरेशन की, जहाँ पर भी सेपरेशन वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर आप भूमिका नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है, ये भी गलत है। दैनिक जीवन में जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देना, देखिए जहाँ पर आप चुनौती की बात करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल सी ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लड़के और लड़कियों को अलग अलग व्यवसाय, देखिए ये अलग अलग व्यवसाय करने के लिए जब आप बोल रहे हैं कि लड़कियों के लिए टीचिंग सही है, लड़के बैंकिंग में जा सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, लड़कियां प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती, तो वो क्या हो जाता है, वो लैंगिक भेदभाव हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट दिया गया है अलग अलग शिक्षा देना, कि लड़कों के लिए अलग शिक्षा हो, लड़कियों के लिए अलग शिक्षा हो, तो यहाँ पर भी क्या है, भेदभाव है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जेंडर भूमिकाओं को सिखाना है बच्चों को, तो वहाँ पर आप चुनौती देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों
विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है? तो देखिए व्यक्तिगत साक्षरता, जीवनी, पाठ्य पुस्तक या फिर समाचार पत्र। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए बात करें महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए कौन सा प्राथमिक स्रोत सूचना दे सकता है? तो वो है व्यक्तिगत साक्षरता। ठीक है, क्या है? व्यक्तिगत साक्षरता। ना यहाँ पर जीवनी है, ना ही पाठ्य पुस्तक और ना ही समाचार पत्र। चुनौती देगा तो वो कौन सा है? तो देखिए वो है व्यक्तिगत साक्षरता। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छात्रों के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो देखिए सबसे पहला कदम क्या होगा किसी भी प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए? आंकड़े एकत्र करने की योजना, आंकड़ों के स्रोत को चिन्हित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना या फिर खोज का विश्लेषण करना। तो देखिए खोज का विश्लेषण तो आपका बाद में आता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आती है उद्देश्यों का निर्धारण करना। आपका एम्स क्या है? ठीक है, सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट करने के लिए कि आपका एम क्या है? उन उद्देश्यों का निर्धारण आपको पहले करना है। ठीक है, और सारी योजना बनाना ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बाद में होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? देखिए एनालाइज करना है आप लोगों को। एनालाइजिंग कौशल का आकलन कौन सा यहाँ पर पॉइंट करता है? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? देखिए यहाँ पर कोई भी विश्लेषण आपका यूज़ नहीं हो रहा है, विश्लेषण कौशल यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। कौन से वस्त्र पहनते हैं? ठंडा होता है वहाँ पर, गर्मी होती है तो आप लोग बता देंगे कि विंटर्स के कपड़े पहनते हैं, समर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एनालाइजिंग कौशल यूज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहाँ लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों एवं उदाहरणों के साथ चर्चा करें। देखिए यहाँ पर आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। आप इस कथन की जांच कैसे? देखिए यहाँ पर भी जांच की बात हो रही है तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। तो देखिए ए को छोड़ करके दोनों पॉइंट सही हैं, बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझाना हो कि क्या एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है? देखिए कौन से आकलन का आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अगर आप उसको समझाना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी है इज़ नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी? तो आप कैसे करेंगे? स्थापन आकलन के द्वारा, प्लेसमेंट के द्वारा या फिर योगात्मक के द्वारा या फिर रचनात्मक या फिर नैदानिक? तो देखिए बात करें बच्चे की असफलता को बताने की कि वहाँ पर अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, बच्चे की कमियों को बताने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? डायग्नोस्टिक। उसके बाद ही हम उन कमियों को दूर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें योगात्मक आकलन की तो ये ग्रेड वाला होता है जो आपका एनुअल होता है, वर्ष में एक बार, जिससे आप लोग क्या करते हैं? प्लेसमेंट आप लोगों का पता चलता है, आप लोगों को ग्रेड पता चलती है। रचनात्मक आकलन कब होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें देखिए इसमें बच्चे और टीचर दोनों की ही क्या पता चलती हैं? कमियां। कैसे, किस तरीके से? तो देखिए रचनात्मक आकलन जो है वो कब किया जाता है? जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उसी बीच टीचर क्या करते हैं? बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर मान लीजिए ये लाइव क्लास हम लोगों की होती, मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पुटअप करती इस टॉपिक को पढ़ाते हुए और आप उस चीज़ का आंसर कर देते तो मुझे क्या लगता कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने आंसर किया। तो उसमें क्या है? देखिए बच्चों की चीज़ें भी पता चली कि बच्चों को कितना समझ में आया और टीचर को अपनी वीकनेस भी पता चल जाती हैं कि ये चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आई हैं तो क्यों नहीं आई हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दोनों की ही कमियाँ पता चलती, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो असेसमेंट पढ़ाते टाइम जब हम उस बीच में बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो आपका कहलाया जाता है रचनात्मक आकलन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो है नैदानिक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन से उपागम या उपागमों को ध्यान में रखना चाहिए? निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम लें। देखिए सिर्फ एक मार्गी उपागम का आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ एक उदाहरण दिया और आप लोग निकल गए। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप लोगों को, बच्चों को सिर्फ एक ही मार्ग का यूज़ करना है तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है,
कलह प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें। देखिए उपेक्षा आप लोगों को नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को डिस्करेज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी आपको उपेक्षा वर्ड दिखे तो ये भी क्या होता है, ये भी नेगेटिव वर्ड होता है, तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, दोनों ही चीज़ें क्या यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है इसलिए यह सरल है, यह विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्रारंभिक स्कूल के लिए, ठीक है। तो प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों और तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना तो बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है इसलिए यह सरल है, एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य। देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारंभिक स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सोशल साइंस इज इंडिस्पेंसेबल फॉर लाइंग द फाउंडेशन ऑफ एन एनालिटिकल माइंड। देखिए प्रारंभिक स्तर पर एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान क्या है, अपरिहार्य है, ठीक है, प्राथमिक स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर जो सही है, जो प्रासंगिक है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथ्यपरक उपागम उपयोगी हैं। अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझा जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर आप लोगों का सही है, तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और ए और आर की सही व्याख्या करता है। कैसे, देखिए यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथ्यपरक उपागम जो होता है वो ज़रूरी है, ठीक है। अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाते हैं आप लोगों के, बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगी। तो देखिए कौन सी होगी, विद्यार्थियों को प्रकृति भ्रमण के लिए लेकर जाना, वृत्त चित्र का प्रदर्शन, एक विशेषज्ञ को वाचन के लिए आमंत्रित करना, या फिर पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध सूचना के आधार पर सामूहिक प्रस्तुतिकरण कराना। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। अगर हम भ्रमण के लिए बच्चों को लेकर के जा रहे हैं तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से बच्चों को जोड़ती हैं, तो ये वाला जो एग्जाम्पल होगा ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारा कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न प्रयास है छात्र की किस क्षमता का आकलन करने के लिए। तो देखिए जो कूड़ा है, कूड़े का निपटारा कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। क्यों, तो ये प्रयास जो है, ये टीचर जो क्वेश्चन कर रही है बच्चों से, ये किस चीज़ के आकलन के लिए कर रही हैं, सामान्यीकरण के लिए, अनुमान लगाने के लिए, तर्क देने के लिए, या फिर कल्पना करने के लिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा, तो देखिए वो है यहाँ पर रीज़न, ठीक है। किस चीज़ के लिए, रीज़न के लिए। ना तो यहाँ सामान्यकरण कर रही हैं, ना अनुमान लगवा रही है, ना ही कल्पना करने के लिए कह रही हैं, विवेचना करने के लिए, तर्क देने के लिए यहाँ पर फोर्स कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा, तर्क करने के लिए ही इस क्षमता का ये आकलन कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती हैं। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही हैं। देखिए कहाँ पर कर रही हैं, एक विषय को पढ़ाने के देखिए बीच में, ठीक है, बीच में यूज़ कर रही हैं। तो किस तरीके का आकलन यहाँ पर होगा, स्थानन आकलन, योगात्मक, रचनात्मक, या फिर सहपाठी। देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि जब भी पढ़ते टाइम बीच में टीचर क्या करता है, बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, पढ़ाते टाइम ही, ठीक है, व्याख्यान के समय जब टीचर क्या करता है, बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से बच्चे से चीज़ें पूछते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक बच्चे को उस टाइम पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो होता है रचनात्मक आकलन, ठीक है। जो उस शिक्षण सामग्री के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो उस समय टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो एक विषय को पढ़ाने के बीच में जब शिक्षिका बच्चों से क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है, फिर टेस्ट आयोजित करती है, वो रचनात्मक आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका,
विविधता और भेदभाव विषय के बारे में पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। ए है विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ हैं। बी है रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ हैं। सी है भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ हैं। तो देखिए, अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित कीजिए। कहाँ से? देखिए, अति स्पष्ट से प्रारंभ करते हुए। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है कि विविधता और भेदभाव के विषय में सबसे जो बेस्ट है, अति स्पष्ट है, वो कौन सा पॉइंट होगा, किस विद्यार्थी का होगा। तो देखिए, बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले किसका होगा, तो देखिए विद्यार्थी सी की अगर हम बात करें, भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में बच्चा समर्थ है। तो देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। तो देखिए, यहाँ पर भी सी नहीं है, यहाँ भी सी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इसके बाद देखिए, जो सेकंड आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा, विविध परिस्थितियों मतलब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित, देखिए लास्ट में क्या है, इसको परिभाषित कर पा रहा है बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लास्ट टर्म हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो आपका सही है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही सीक्वेंस है। देखिए, एनसीईआरटी की थ्योरी की क्लासेस भी आप लोगों की चल रही हैं। ठीक है, कंप्लीट एसएसटी में आप लोगों को करा रही हूँ, तो इन क्लासेस को भी आप ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, इतिहास पाठ्यचर्या से अपेक्षित है कि यह मुख्यतः चर्चा करे। देखिए, जो हिस्ट्री करिकुलम है, हिस्ट्री करिकुलम में ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि उस पर जो डिस्कशन होना चाहिए वो मुख्यतः किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है विवादों पर, बी दिया गया है लोगों के शांतिपूर्ण जीवन पर, सी है सत्ता और प्रभुत्व पर, और डी दिया गया है खोजों पर। तो देखिए, जब बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, इन सब पॉइंट्स पर क्या होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों या कौशलों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता है, व्यवस्थित करें। देखिए, यहाँ पर आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जब आप किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, देखिए मानचित्र कौशलों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मानचित्र कौशल की बात हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको की पॉइंट्स देखना है, किस चीज़ की बात हो रही है, मानचित्र कौशल की। अब मानचित्र को देखते ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपके माइंड में आएंगी कि मानचित्र के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ का पता होना चाहिए, डायरेक्शन का। तो देखिए, सबसे पहला होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा आप लोगों का, डायरेक्शन। सेकंड अगर हम बात करें तो देखिए, मानचित्र का पैमाना, स्केल हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो सेकंड नंबर पे जो आएगा वो होगा आपका मानचित्र का पैमाना। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करें तो थर्ड पॉइंट पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, सिंबल्स। किस चीज़ के पता होना चाहिए आप लोगों को, सिंबल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। और लास्ट आपका क्या बचता है, ओरिएंटेशन, जो होती है आपकी अवस्थिति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है, तो सही क्रम में व्यवस्थित करना था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में निम्न सम्मिलित हैं। अगर बात करें हम माध्यमिक स्तर की, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें शिक्षक की भूमिका में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, विविध प्रकार की निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना। देखिए, बात करें अगर हम पेडागोजी में जब हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, जहाँ पर भी हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या चीज़, वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विविध प्रकार की हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल योजनाओं का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना। देखिए, जब हम बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को किसी और चीज़ के साथ रिलेट करते हैं तो उनको चीज़ें जल्दी से समझ में आती हैं। मतलब उदाहरण के साथ गैर उदाहरण अगर हम बच्चों को देते हैं तो वो चीज़ें उनके माइंड में जल्दी से क्लिक होती हैं। ठीक है, तो अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत, सिर्फ राइट और रॉन्ग आप लोगों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, राइट रॉन्ग बच्चों को नहीं पढ़ाना है।
तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट गलत है। सिर्फ राइट और रॉन्ग आप लोगों को बच्चों को नहीं बताना, ठीक है, कि क्या गलत है और क्या सिर्फ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए जो सी पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। डी अगर हम देखें, समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ए, बी और डी ही पॉइंट क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किन सामग्रियों का मुख्य लौह और इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। देखिए किस सामग्रियों का जो यूज़ है वो मुख्य रूप से किस चीज़ का, लोह और इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। एटलस का, कथ्यपरक मानचित्र का, या फिर रेखाचित्र मानचित्र का। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर जो आप लोगों का सही होगा। तो देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, लौह और इस्पात उद्योगों के वितरण की, तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो क्या है, तो देखिए रेखाचित्र मानचित्र तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। देखिए जो रेखाचित्र मानचित्र है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा कथ्यपरक मानचित्र और एटलस, ये दोनों ही क्या हैं आपके, बिल्कुल सही हैं। ए और बी पॉइंट आप लोगों का सही है। इसके अलावा जो रेखाचित्र है ये मानचित्र, ये इस चीज़ के लिए उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जब आप मानचित्र को पढ़ेंगे, जब आप ज्योग्राफी की क्लास पढ़ेंगे जो मैंने आप लोगों को करा भी दी है, उसमें ये चीज़ें दी गई हैं मानचित्र से रिलेटेड कि किन किन चीज़ों को पता लगाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट है वही सही है। इसके अलावा जो सी पॉइंट है वो आप लोगों का गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्तों के, देखिए वैकल्पिक रास्तों के बीच आप लोगों को चुनाव करना है। चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्नलिखित चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। चरणों को ए से डी में क्रमित करना है, मतलब ए से डी में क्रम में आप लोगों को करना है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना। बी दिया गया है विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना। सी दिया गया है चुनावों की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो। डी दिया गया है एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं, ठीक है, अब हम लोगों के पास सुविधा है कि हम क्या करते हैं, मैप ओपन करते हैं और उस डेस्टिनेशन का नाम डालते हैं जहाँ पर हम लोगों को जाना होता है। अब देखिए वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारे रूट्स मिलते हैं, कुछ शॉर्ट भी होते हैं, कुछ लॉन्ग भी होते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को किस रूट से जाना है, तो उस डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम किलोमीटर भी चेक करते हैं, ठीक है, कितना कम हम लोगों को पड़ रहा है, रास्ता सही है या नहीं है, ठीक है। हर चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जज करके ही तभी उस रूट को चूज़ करते हैं। अब देखिए वैकल्पिक रूट आप लोगों को चूज़ करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, तो देखिए फर्स्ट आएगा आपका विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौन कौन से रास्ते हैं, ठीक है, कौन कौन से रास्ते हैं, तो फर्स्ट तो आपका यह आ जाएगा, ठीक है, कौन कौन से रास्ते हैं। सेकंड नंबर पे आप लोग क्या चूज़ करेंगे, तो देखिए सेकंड नंबर पे क्या आएगा, प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना। हर एक का मैंने आपको क्या बताया है कि आप क्या करेंगे, काफ़ी सारे रूट हैं, अब उस रूट में आप लोग देखेंगे क्लिक करके कि इस रूट का जो किलोमीटर है वो कितना हम लोगों को बैठ रहा है, ठीक है, कितने किलोमीटर हम लोगों को चलना है। हर चीज़ आप क्या करते हैं, जज करते हैं उसमें, ठीक है। तो प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करेंगे, सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। फिर देखिए अगर आपको एक से ज़्यादा, मान लीजिए ये भी सेम है और ये रूट भी सेम है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से संभावित आधार पर क्या करनी है, तुलना करनी है, इन दोनों की कंपैरिजन की कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट आपका क्या बचता है कि चुनावों की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा क्रम आपका यहाँ पर सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियाँ स्थान पाएंगी। ए पॉइंट दिया गया है, भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दिशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय सत्र का आयोजन करना, बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा। बी पॉइंट है, सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए पर वाद विवाद का आयोजन करना, देखिए ये पॉइंट पे बिल्कुल सही है। सी पॉइंट है, विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा
पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। किस चीज़ के लिए? तो देखिए उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ये गतिविधियाँ क्या होती हैं? ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है? तो देखिए कौन सा है? देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड, आलोचनात्मक सोच से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो कौन से ऑप्शन में है जो यहाँ पर यूज़ हो रही है। अब देखिए पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर ए पॉइंट दिया गया है, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर विचारोत्तक सवाल पूछना, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। जब यहाँ पर आप क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों से, वो क्या होता है? वो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण, देखिए चुप रहने का प्रशिक्षण आप नहीं दोगे बच्चों को। छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, देखिए हर एक बच्चे के विचार को महत्व देना चाहिए, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए बी और डी पॉइंट आप लोगों के सही हो जाएंगे। इसके अलावा जो ए और सी पॉइंट है वो आप लोगों के गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। एक शिक्षक के रूप में इस वृतांत को आप निम्न में से किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? ए है रूढ़िबद्ध धारणा। देखिए रूढ़िबद्ध धारणा तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अछूत वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा नहीं होगी। जेंडर स्टीरियोटाइप कहाँ पर होता है? जहाँ लड़के लड़की के अंदर भेदभाव, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा तो नहीं है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है देखिए पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह यहाँ पर होगा। देखिए बी पॉइंट बिल्कुल सही है। छूत अछूत चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती थी, आपने देखा होगा। हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स को आप लोग देखेंगे, जो हमारे दादा दादी होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे पूर्वाग्रह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे वो लड़के लड़की को लेकर के हो। ठीक है, हमारे टाइम पर ये चीज़ें होती थी, अब ये चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ें क्या है, वो उनके माइंड में अभी भी हैं। तो वो क्या होते थे? वो पूर्वाग्रह हैं जो हम अपने दिमाग में पहले से ही फिट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नस्ल भेद। देखिए नस्ल भेद की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। डी है भेदभाव। देखिए भेदभाव यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी और डी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन से? बी और डी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर अछूत वर्ग की बात हुई है। ठीक है, तो कौन से पॉइंट? पूर्वाग्रह और भेदभाव जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर आपको स्रोतों पर आधारित मध्ययुगीन भारत के समय के धुमंतुओं या बंजारों को प्रस्तुत करना है, तब आप उन्हें चित्रित करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से आप उनको चित्रित करेंगे? एक रंग बिरंगी तथा आनंद प्रिय समुदाय की तरह, एक उग्र और हिंसक समुदाय की तरह, एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह, या फिर एक अलग अलग समुदाय की तरह जिसका कोई अतीत नहीं है। तो देखिए जब बात करते हैं हम घुमंतुओं की या बंजारों की, तो देखिए बंजारे कौन होते थे? घुमंतु ये एक तरीके के व्यापारी होते थे, मतलब जो क्या करते थे, अपने आप के लिए चीज़ें खाने की हों, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों, उनको लेने के लिए क्या करते थे? ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा? घुमंतु या बंजारे बोला जाता है। तो इनको हम किस तरीके से चित्रित कर सकते हैं? एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी चैप्टर आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। व्यापारी में जो आदिवासी होते थे, ठीक है, वो भी क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आर्किटेक्ट संग्राहक ये भी क्या करते थे? खाने की खोज में हो, पानी की खोज में हो, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते थे। तो यहाँ पर आप किस तरीके से चित्रित करेंगे उनको? एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किन को भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाता है? देखिए किन चीज़ों को यहाँ पर चुनौतियों के रूप में माना जाता है? यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं हैं जो कि गुणवत्ता वाले सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु लिख सकें। देखिए यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं हैं जो कि गुणवत्ता वाले सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु लिख सकें। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर गलत है। यहाँ देखिए क्या चीज़ बोली गई है? जो चुनौतियों के रूप में माना जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ए पॉइंट तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं उससे अधिक विषय वस्तुएं सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में सम्मिलित है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो होती हैं वो बोधगम्य नहीं है। देखिए जो क्या है यहाँ पर? कॉम्प्रिहेंशन नहीं है,
बोधगम्य नहीं है। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल चुनौती देता है। नेक्स्ट है, जैसी वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती है। देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर बी, सी और डी पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। जो सामान्यतः सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में चुनौतियों के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी, सी और डी पॉइंट सही हैं। इसके अलावा ए जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए, बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया। तो देखिए नागरिक शास्त्र को लेकर क्या ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये पॉलिटी के अंदर से आप लोगों से पूछा गया है। पॉलिटी के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से काफ़ी पैडागॉजी के क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी पॉलिटी है उसको अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि यहाँ से जो पैडागॉजी के क्वेश्चंस है वो काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, स्टार्ट देखिए ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर सेकंड है, इसे हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालयों में अधिक आकर्षक और लोकप्रिय है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिर्फ ए पॉइंट यहाँ पर सही है कि आकर्षक और लोकप्रिय है, इसी वजह से इसको राजनीतिक विज्ञान से प्रस्थापित कर दिया गया है। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सही है, इसके अलावा बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है। देखिए किसको जो है यहाँ पर प्राइमरी नहीं माना जाता। मित्रों को लिखे पत्रों को, निजी डायरी की प्रविष्टियों को, जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा को, या फिर एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के वितरण को। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। तो यहाँ पर पूछा है देखिए किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। मित्रों को लिखे पत्रों को बिल्कुल सही है, निजी डायरी की प्रविष्टियों को, जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, देखिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के विवरण, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। नहीं इन्होंने पूछा था, नहीं वाला कौन सा है, तो वो है आपका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर एक छात्र या छात्रा सरकारी योजना समझने में शामिल है, निम्न में से कौन सा उसकी आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाएगा। सरकारी रिपोर्टों में उपलब्ध योजना के विवरणों को जैसे कि तैसे उतार देना, योजना के मुख्यतः लाभों और सकारात्मक आयामों का वर्णन करना, केवल उन आयामों का वर्णन करना जो सरकार को खराब दिखाते हैं, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए जो आलोचनात्मक क्षमता को दर्शाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग करके योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। केवल उन आयामों पर, केवल जहाँ पर आएगा वो आपका नेगेटिव हो जाता है। योजना के सिर्फ मुख्य लाभों और सकारात्मक आयामों पर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि सिर्फ आप पॉजिटिव देखें और नेगेटिव आप देखें ना। सरकारी रिपोर्ट में उपलब्ध योजना के विवरणों को जैसे कि तैसा आपको नहीं उतारना। ठीक है, 4th यहाँ पर सही है, इसके अलावा सारे क्या हैं आपके गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। देखिए सब जगह आपको यही संज्ञान वाला, कॉग्निटिव, ठीक है, यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये सारे ही आपकी पेडागोजी में एक ना एक क्वेश्चन आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग से। ठीक है, फर्स्ट है मनसबदारों के कर्तव्य क्या थे, दक्षिणी भारत के मुख्य राजवंश कौन थे, सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों लाया गया, अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जहाँ पर संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर मिल रहे हैं। तो देखिए जब बात करते हैं अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाओ, तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, संज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मनसबदारों के कर्तव्य आप बता देंगे, दक्षिणी भारत के मुख्य राजवंश कौन थे ये भी आप लोग बता देंगे, सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है ये भी आप बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का संज्ञान, कॉग्निटिव चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की यूज़ नहीं हो रही है, थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो केवल डी ही पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की प्रक्रियागत समझ का आकलन करते हैं। ए है उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं, ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिसमें कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है, राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखिए जो
अपनी समस्याएं सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। देखिए वन वर्ड है, आप बता देंगे। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर जो है आपका व्यक्ति प्रक्रियागत समझ का आकलन हो रहा है, तो या तो देखिए एक आपका डी है यहाँ पर या एक आपका ए है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 3 मार्कों का आप लोगों को उल्लेख करना है, बता देंगे। राजस्थान के 4 जिलों का, तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्रक्रियागत समझ का आकलन नहीं हो रहा है, कहाँ पर है, तो सिर्फ ए और डी में ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, उदाहरण से ज्ञात करें। यह प्रश्न छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। तो देखिए किस चीज़ का, अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से पता लगाना, विषम जवाब उपलब्ध कराना या फिर विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। तो देखिए यहाँ पर अनुभवों की तुलना तो नहीं है, परिस्थितियों का पता भी नहीं है, विषम जवाब उपलब्ध कराना ये भी नहीं है, बल्कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। देखिए क्योंकि यहाँ पर पूछा है विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, तो हर बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, भिन्न भिन्न संदर्भों में अपनी अवधारणाएं बताएगा। ठीक है, तो विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मिडिल स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती है। उसके उद्देश्य की पूर्ति में किस से सर्वाधिक होगी। तो देखिए यहाँ पर जो उसके उद्देश्य जिसको वो करना चाह रही है, ठीक है, जो जिस कौशल का वो आकलन करना चाह रही है, इसके उद्देश्य की जो पूर्ति है वो किस तरीके से होगी, निबंध लेखन के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, सहयोग पर प्रश्न के द्वारा या फिर समूह में कॉलाज बनाना। तो देखिए जब बात कर रहे हैं सहयोग के कौशल का आकलन, तो सहयोग के कौशल का आकलन तो सहयोग से ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भी सहयोग मतलब समूह में चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो समूह में कॉलाज बनाना ये क्या है, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड का संप्रत्यय समझ लिया है। देखिए जनसंख्या पिरामिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कौन से ऑप्शन से यहाँ पर पता चलेगा। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है एक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है। बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप या फिर छोटे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बात करें जनसंख्या पिरामिड की तो यहाँ पर देखिए जो आपका पॉइंट सही होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है। तो देखिए माध्यमिक स्तर पर बात की गई है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो इनमें से सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट है मनोविज्ञान, सेकंड दिया गया है भूगोल, थर्ड है इतिहास और फोर्थ है राजनीतिक विज्ञान। तो देखिए इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट में है लेकिन मनोविज्ञान यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं है इन्होंने पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक अध्ययन किसके विकास में मदद करता है। तो देखिए जो हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैं वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, आध्यात्मिक पक्ष के स्तर पर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर पर या फिर आर्थिक पक्ष के स्तर पर। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें साइकोमोटर डोमेन, तो देखिए साइकोमोटर डोमेन जो होते हैं शारीरिक गति, ये किस चीज़ में काम आती है, तो ये आती है जैसे कार चलाना। ठीक है, कार चलाना तो ये क्या होती है, हमारे शारीरिक गति से रिलेटेड होती है साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन तो होगा नहीं, इकोनॉमिक डोमेन भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल डोमेन भी यहाँ पर नहीं होगा, आध्यात्मिक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संकलित करने द्वारा उनकी सहायता कर सकते हैं। देखिए बच्चों को इंगेज रखने के लिए वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बच्चों को दे सकते हैं, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने या फिर विश्वकोश का उपयोग
करने। तो देखिए यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, बच्चों को संलग्न रखने की, संलिप्त रखने की, मतलब उनको एंगेज रखने की। तो कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें बच्चों को एंगेज रखा जा रहा है? तो देखिए मानचित्र का अध्ययन करेंगे, इंगेज होंगे। मानचित्र पर सूचना ढूंढेंगे तो भी इंगेज होंगे। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने में, तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखिए जो विश्वकोश होता है, मतलब जो एनक्लोपीडिया होती है, वो किस चीज़ का? वो होता है विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ नहीं है। ज्ञान को संलिप्त करने के लिए, इंगेज करने के लिए बच्चों को, शिक्षकों को क्या करना है? तो मानचित्र का अध्ययन करने के लिए देना है, मानचित्र पर सूचना ढूंढने के लिए देना है, विशेषताओं को पहचानना और रिकॉर्ड रखने के लिए कहना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर क्या है, सही क्रम में आप लोगों को समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्तरों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट दिया गया है मूल्यांकन, पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, या फिर विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है सही क्रम जो आप लोगों का सुव्यवस्थित तरीके से होगा? तो देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? तो देखिए सबसे पहले आता है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका होगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, कार्य योजना बनाते हैं और उसको लागू करना, यह आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका क्या आता है? फिर आता है विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, यह आपका थर्ड नंबर का हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, ये आपका लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप होगा। अब ये देखिए जो फर्स्ट है वो सब में ही लास्ट में है, इसका मतलब ये तो आपको नहीं पता चलेगा। अब आपको क्या ढूंढना है? मूल्यांकन से पहले क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर मूल्यांकन से पहले क्या है? विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। ठीक है, सेकंड कौन सा फोर्थ पॉइंट मैच करा है? फोर्थ पॉइंट सिर्फ एक ही चीज़ में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फर्स्ट होता है समस्या का सूत्रीकरण करना, सेकंड होता है योजना बनाना, थर्ड होता है विचारों को उत्पन्न करना, और लास्ट होता है मूल्यांकन या फिर पुनरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर भी क्या करना है आपको? सही तरीके से जी कि आपको कहाँ जाना है? सरल से जटिल की ओर। ठीक है, तो आपको इसी अनुक्रम में इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है, सरल से जटिल की ओर। तो देखिए परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस से परिवार, या फिर बहुत पहले के समुदाय। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आप लोगों का सही क्रम में है? तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा आपका परिवार में रहना। सरल से जटिल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? परिवार में रहना। सेकंड नंबर पे देखिए क्या आएगा आप लोगों का? तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाएगा पड़ोस में परिवार। ठीक है, पड़ोस में, क्योंकि देखिए जो परिवार होता है वो प्राइमरी फैक्टर होता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? आस पड़ोस आता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा आपका? थर्ड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे बहुत पहले के समुदाय, और सबसे एंड में आएगा भारत के वन क्षेत्र। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका, और उसके बाद आएगा आपका सेकंड, कौन सा वाला नंबर? सेकंड नंबर। तो देखिए कौन सा आपका सही मैच हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये सही क्रम में सरल से जटिल में चलने के लिए फर्स्ट नंबर पे आपका परिवार, परिवार के बाद परिवार के आस पड़ोस, मतलब वही प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद बहुत पहले के समुदाय, और लास्ट में आएगा आपका भारत के वन क्षेत्र। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिवार में रहना, पड़ोस में परिवार। ठीक है, इसके बाद बहुत पहले के समुदाय, ये क्या है आपके? सरल पाठ्यचर्या उपागम है। उसके बाद भारत के वन क्षेत्र, ये आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सरल से जटिल की और यहाँ आप लोगों को जाना है, उसी तरीके से आपको पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना था। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? तो देखिए किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का यूज़ करेंगे, राजनीतिक मानचित्र का, कथ्यपरक थीमेटिक का, या फिर प्राकृतिक का। तो देखिए जब बात करें यहाँ पर पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं की, तो तब हम यूज़ करते हैं भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र यूज़ करते हैं? भौतिक मानचित्र का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्न में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है? तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। तो देखिए भ्रमण का आयोजन कर सकते हैं क्योंकि रियल लाइफ चीज़ों से जोड़ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है पेडागोजी में। तो ए पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी पॉइंट यहाँ दिया गया है, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। तो देखिए चर्चा डिस्कशन जो होता है वो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ में, पेडागोजी में। तो सेकंड पॉइंट भी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। देखिए कुपोषण के आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पाठ योजना बनानी है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भ्रमण का आयोजन करना और डिस्कशन करना बिल्कुल सही है, लेकिन आंकड़ों का दिखाना ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ ए और बी पॉइंट यहाँ पर क्या है आप लोगों के सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हर्षीकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्न में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल हैं? तो देखिए ए पॉइंट दिया गया है, विद्यार्थी हर्षीकरण की अवधारणा को समझते हैं। बी दिया गया है, दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है। देखिए न्यायपालिका का यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई है, इसलिए ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए सब में आपको पता है कि विकल्प 3 ही विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए बी तो बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है, बी को छोड़कर जहाँ बी नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन से टिक लगा करके निकलना है बिना टाइम बचाए, अब देखिए यहाँ पर पहले में भी बी है, बी सेकंड में भी बी है और लास्ट में भी बी है। किस में बी नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखिए यही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट दिया गया है, विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हर्षीकरण कैसे होता है। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है? तो बी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी कि शेरवानी और सलवार कमीज़ पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हैं? तो देखिए कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है? तो देखिए ए पॉइंट भी बिल्कुल सही है, कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। और दूसरा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए दूसरा जो यहाँ पर सही है वो है कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए, ठीक है। तो सी भी यहाँ पर सही है, लेकिन हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, तो इसकी बात यहाँ पर नहीं हुई है। ए और सी पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे आप लोगों के बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? देखिए यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, हिमालय एवं गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं? झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? आज के गाँव और महाजनपद के समय के गाँव की व्याख्या में 3 अंतरों को बताइए। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल हो रहा है? तो देखिए हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करनी है, तो देखिए आप कर देंगे। यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं? तो देखिए ये आप बताएंगे। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल होगा। झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पर आप बता देंगे, इसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्याख्या में 3 अंतर, देखिए अंतर आपको स्थापित करने, तो यहाँ पर भी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल होगा। तो देखिए कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बी और डी पॉइंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों के बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए दिया गया है, ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग
दिखें। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। आर दिया गया है कारण, ब्रांडिंग या फिर दागना पशुपालन की ज़रूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की ज़रूरत है जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। आर दिया गया है, विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे जिस सामाजिक स्थिति से आते हैं, जो पाठ्यचर्या सामग्री वो यूज़ करते हैं, काम करते हैं जिन चीज़ों पर, उनके साथ जोड़कर ही उनको आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, स्त्रियों के जो एग्जाम्पल होते हैं उनको शामिल करते हैं जेंडर संबंधी मुद्दों में। कारण दिया गया है, किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकत्रित करने की आवश्यकता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट क्या यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? देखिए द्वितीयक स्रोत की अगर हम लोग बात करें, प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, जैसे चित्र हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, चित्र हो जाते हैं, ग्राफिक्स हो जाते हैं, ये क्या होते हैं एसएसटी में, ये होते हैं प्राथमिक स्रोत। ठीक है, जब हम किसी जीवनी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जीवनी की बात करते हैं, पत्रिका की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाती हैं, ये हो जाते हैं आपके द्वितीयक स्रोत। आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें, ये क्या होते हैं, ग्राफिक्स, ये होते हैं आपकी प्राथमिक स्रोत। विद्वानों की जो पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, जो विद्वानों की पत्रिकाएं होती हैं ये कहलाई जाती हैं द्वितीयक स्रोत। तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बी, सी और डी क्या हैं, ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। जो चित्र होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं और जिनमें विद्वानों की पत्रिकाएं शामिल होती हैं, ठीक है, कभी जो लेख लिखते हैं वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं सेकंड स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ए ही जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मीडिया मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? देखिए न्यूनतम रूप से पूछा है यहाँ पर। चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण, वे स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए न्यूनतम रूप से जो अनिवार्य हो सकता है, चित्र हैं जो अनिवार्य हो सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण, ये भी सही है, वे स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई, ये भी सही है, लेकिन प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह ये क्या है, ये न्यूनतम रूप से अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, RCTE एक्ट 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सी संस्था से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है? तो देखिए कौन सा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा? तो देखिए केवल ए और बी ही यहाँ पर सही है, स्थानीय सरकार का इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र किससे आरंभ होता है और किस पर समाप्त होता है? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, निर्माणात्मक आकलन से स्टार्ट होता है, योगात्मक आकलन पर खत्म होता है, या फिर नियोजन आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या फिर निर्माणात्मक आकलन या फिर नियोजन आकलन। तो देखिए कौन सा वाला पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए एंडिंग किस चीज़ से होती है, योगात्मक आकलन से ही एंडिंग होती है। तो देखिए ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग किससे होती है? देखिए स्टार्टिंग होती है नियोजन आकलन से। ठीक है, किससे होती है, नियोजन आकलन से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, विद्यालय के कार्यों के स्वदेशीय संग्रहण को क्या माना जा सकता है? तो देखिए रिपोर्ट कार्ड माना जा सकता है, पोर्टफोलियो, नियत कार्य या फिर रूब्रिक। तो देखिए जिस चीज़ में सारा संग्रहण होता है कार्यों का, विद्यालय के कार्यों का, तो वो क्या माना जाता है, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो।
फोलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका एक मूल्यांकित करना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यों को समझ लिया है या नहीं, निम्न में से क्या सहायक हो सकता है। तो देखिए वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए कौन सा सही है, तो देखिए जनसंख्या पिरामिड की सहायता से जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ए और बी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। तो देखिए ए दिया गया है, अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। सेकंड है, हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। देखिए विश्लेषण की यहाँ पर बात हो रही है, अगर हम हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाएं तो भारत में मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे, वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोगों के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को क्यों आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ए भी यहाँ पर सही है, अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर विश्लेषण होगा। न्याय केस कैसे दाखिल कर सकते हैं, यहाँ पर विश्लेषण की जरूरत नहीं है। वित्त आयोग क्या है ये भी आप लोग बता देंगे। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, तो देखिए ये पॉइंट भी क्या है, विश्लेषण के कौशल को आंकता है। तो देखिए यहाँ पर ए और डी ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्न में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है। तो कौन कौन से हैं, देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। जब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग, देखिए जब प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात हम करते हैं तो वहाँ पर जो बच्चे और शिक्षक होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, जांच और रचनात्मकता की भावना का विकास उनके अंदर होता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। बी अगर देखें, अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। देखिए सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है कि जो अवधारणाएं होती हैं, अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के जो अवधारणाएं बच्चों के अंदर आती हैं उनको जो विविधतापूर्ण समुदाय होते हैं उनके सजीव अनुभवों द्वारा उनको स्पष्ट किया जाना चाहिए, मतलब क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड अगर देखें तो देखिए बोधगम्यता के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होती है उसके लिए भाषा को सरलीकृत सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। देखिए सिंप्लीफाई करना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं करना चाहिए, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया ये, क्योंकि देखिए जब बोधगम्यता की बात होती है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी की बात होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए ए और बी तो सही हैं, लेकिन सी पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है, क्योंकि देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो क्या फिल्में प्रदर्शित करना क्या एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है। तो देखते हैं, यह सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में एकमात्र संदर्भ को विकसित करने में सहायता करती है, केवल एकमात्र। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यह शिक्षण की एक रस्ता को भंग करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आपका गलत पॉइंट है। यह उन सामाजिक संदर्भों या फिर वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो उपेक्षित और अनसुनी हैं। यह शिक्षण अधिगम लिखित विषय वस्तु के भार को घटाने के लिए, देखिए भार को यहाँ पर नहीं घटाना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह उन सामाजिक संदर्भों या फिर वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करती है जो अनसुनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। देखिए नीचे दिए गए कथनों को आपको पढ़ना है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान
छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहिए। देखिए संवेदनशील मुद्दों को आप उठाओ ही मत, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि एक शिक्षक को कक्षा में, देखिए हर मुद्दे पर बच्चे से चर्चा कर सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उनको नहीं उठाया जाना चाहिए क्लास में। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो देखिए केस या व्रत अध्ययन, पाठ्य पुस्तक, प्रश्न उत्तर या फिर कहानी या कथा वाचन। तो देखिए क्लाइमेट चेंज की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज के लिए ना तो देखिए हमें कथा की ज़रूरत, कहानी की ज़रूरत है, ना ही हमें क्वेश्चनिंग की ज़रूरत है, ना ही हमें पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, केस स्टडी। देखिए केस या फिर व्रत का अध्ययन। ठीक है, जो व्रत है उसका अध्ययन जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे। वो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकें, या फिर ताकि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके। देखिए समय पर पूरा पाठ्यक्रम करने के लिए हम चीज़ों को नहीं करते हैं कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करें, तो ये चीज़ तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद करना, या फिर विद्यार्थियों की सुनने और पढ़ने की क्षमता का विकास हो पाए। तो देखिए जो सामाजिक विज्ञान है, अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिससे विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद मिले। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए रचनावादी क्लास की अगर हम बात करें, व्याख्या देने में, देखिए व्याख्या तो सिर्फ लेक्चर नहीं देने, सिर्फ सही जवाब, देखिए सिर्फ यहाँ पर आगे तो नेगेटिव है, सिर्फ किताबों से पढ़ना ये भी नेगेटिव है, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी ओनली, ठीक है, ओनली जहाँ पर भी आता है ये पेडागोजी में नेगेटिव वर्ड होता है, देखते ही काट दीजिए इस ऑप्शन को। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जानना, देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। रचनावादी कक्ष में जो अध्यापक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जानना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संकल्पनाओं की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षक को जहाँ भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है। डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन नहीं करनी है, जितना ज़्यादा हो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संकल्पनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात हो गई। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भेदभाव से रिलेटेड है। लिंग बोध, जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण होगा। देखिए किस चीज़ को, रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए। लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते, लड़कियां जोर से हंसती हैं, लड़के नटखट होते हैं। देखिए अगर हम बात करें रूढ़िबद्ध धारणा की, तो देखिए यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा शो हो रही है, लड़कियां रोती नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, बोलते हैं नॉर्मली कि लड़कियां क्या होती हैं, रोती हैं। लड़कों को बोला जाता है लड़के रोते नहीं हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। तो देखिए ये भी यहाँ पर क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। लड़के नटखट होते हैं, देखिए लड़कों के लिए ये चीज़ बोली जाती है कि लड़के जो होते हैं नटखट होते हैं, लेकिन यहाँ पर चुनौती कौन सी चीज़ दे रही है, यहाँ पर पूछा है कि जो रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो है थर्ड पॉइंट कि लड़कियां क्या होती हैं, ज़ोर से हंसती हैं, जबकि बोला जाता है कि लड़कियों को ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए, बाहर जाते हो तो हंसो मत, है ना, यही चीज़ बोली जाती है लड़कियों के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, वो चुनौती दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि लड़कियाँ ज़ोर से हंसती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न
विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं। जब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, ए पॉइंट देखिए दिया गया है, मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे। दूसरा दिया गया है, कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिला की प्रतिष्ठा को घूमिल कर दिया, किसने किया। सी दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे। डी ऑप्शन दिया गया है, किरथर और सुलेमान वन किस देश में स्थित हैं, इतिहास में वे किस कारण प्रसिद्ध हैं। देखिए अगर बात करें हम किरथर और सुलेमान वन किस देश में है, ये वन वर्ड आंसर हो गया। यहाँ पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं करनी। यहाँ पर क्या है कि आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको वन वर्ड आंसर करना है, या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है। सिर्फ सिंगल यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है, आपका सिंगल आंसर होता है, ठीक है, सिंगल। और जहाँ पर आपको माइंड का यूज़ करना पड़े, मान लीजिए यहाँ पर पूछा है कि मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से कारण थे जो मौर्य वंश के पतन के थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी पड़ रही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए डी को छोड़ करके सारे क्या हैं आपके क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है। क्योंकि देखिए कौन सी ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, ये भी आपका क्या है, यहाँ पर भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध अगर पूछा जाता कि कब हुआ तो आपके वहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि उसके कारण क्या थे और परिणाम क्या रहे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी पॉइंट आपके सही हैं, सी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बात करें हम अगर किसकी यात्रा पद्धति की, तो वो किस अध्यापन पर आधारित है, प्रेक्षण का सिद्धांत, अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत, संश्लेषण का सिद्धांत या फिर सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। जब बात करते हैं हम भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन की, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, प्रेक्षण का सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए पॉइंट दिया गया है, जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियाँ स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती हैं, वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के रूप में अवसर प्रदान करती हैं। तो कि बिल्कुल सही बात है कि जब हम पाठ्यचर्या सामग्री या फिर स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करते हैं तो वो शिक्षक के लिए क्या एक संसाधन के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो लोग होते हैं उनको सामाजिक विज्ञान से तभी मतलब वो लोग जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो भी आपका सही होगा। ए और बी पॉइंट दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनेकत्व का उपयोग कथ्यपरक मतलब थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। तो देखिए जो सामाजिक विज्ञान है उसकी सीमाओं को तोड़ना, उपागमों के अनेकत्व का प्रयोग करना, ठीक है। थीमेटिक सामाजिक विज्ञान ये क्या होता है, ये पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। कथ्यपरक थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों की सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती हैं। देखिए जो थीमेटिक है, जो कथ्यपरक है मतलब कंसेप्ट वाला है, थीमेटिक है, ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पर सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में आपकी मदद आपकी सहायता करता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों ही सही हैं और ए जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, ए की आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बात हुई कथ्यपरक की और जो एक्सप्लेन कर रहा है कथ्यपरक को वो कर रहा है कारण आर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, पुस्तक को आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए। देखिए अगर हम बात करें सिर्फ पुस्तकों को आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्योंकि पुस्तकों को सुंदर बनाने के लिए चित्र का यूज़ नहीं किया जाता। वे बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ जुड़ने में सहायता करते हैं जिनका उन्होंने अनुभव ना किया हो। देखिए बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए ताजमहल की बात हो रही है, ताजमहल का चित्र अगर बुक के अंदर डाल दिया है, ज़रूरी है सब बच्चे वहाँ पर नहीं गए होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं देखा होता है, तो वो क्या होता है कि उस इमेज को देख करके वो क्या करते हैं,
उससे अनुभव से जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसके मतलब सोचेंगे कि ताजमहल इस तरीके का दिखता है तो वहाँ के अनुभव से क्या हो जाते हैं, वो इसकी सहायता से अनुभवों से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वे स्वतः स्पष्ट हैं अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। देखिए शिक्षण भार को कम करने की बात यहाँ पर हो रही है। वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए गई सामग्री पर काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्रण और चित्र की अगर हम बात करें तो क्या वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सामग्री पर काम कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए जो चित्रण और चित्र है वो यूज़ नहीं होते। वे स्वतः स्पष्ट हैं अतः शिक्षण भार को कम करते हैं, ये बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी पॉइंट सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन से कथन सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य जो प्रोजेक्ट वर्क होता है करने की श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। तो देखिए कौन से हैं, यह शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के लिए ज़रिए समाप्त कर सकते हैं। देखिए केवल कुछ हिस्सों पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि जो परियोजना कार्य है प्रोजेक्ट वर्क है वो हर फील्ड में मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि सिर्फ कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इन्होंने लिखा है कि क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं, केवल कुछ विषय वस्तु, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, छात्र स्वतंत्र सोच और कार्य प्रणाली विकसित करते हैं, बिल्कुल सही है। यह छात्रों की पठन कौशल को विकसित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह छात्रों को अपने तर्क निर्माण करने में स्वतंत्रता देता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रति अवधारणात्मक समझ का आकलन करते हैं। देखिए कौन से पॉइंट यहाँ पर हैं जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की समझ का आकलन यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देखिए संसाधन क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। देखिए संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होती हैं, तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लगाएंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करेंगे, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वित्त कमीशन क्या है, देखिए जो वित्त कमीशन होता है वो क्या होता है, राज्य वित्त कमीशन के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा करें। देखिए यहाँ पर कोई भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज़ नहीं हो रही है। वित्त कमीशन क्या होता है, बच्चे बता देंगे, वन वर्ड आंसर पूछेंगे वो भी बच्चों को बता देंगे, ठीक है, बच्चे बता देंगे उस चीज़ को, तो यहाँ पर कोई भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज़ नहीं हुई। वे सामाजिक बुराइयां कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया, तो देखिए यहाँ पर थिंकिंग यूज़ हो रही है। सार्वभौमिकता की प्रकृति क्या है और उसके प्रभाव की व्याख्या करें। देखिए व्याख्या करने की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, संप्रति अवधारणात्मक समझ है, उसका आकलन ये प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी को छोड़कर तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। कौन कौन से, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है इवैल्यूएशन की, कौन से हैं जो उपयुक्त हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना। देखिए बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों को अपनाना, जो अधिगम केंद्रित विधियाँ होती हैं उनको अपनाना, बिल्कुल सही है। बारंबार कलम पेन कागज़ पेपर परीक्षणों का आयोजन करना, देखिए ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। पेन पेपर का आपको यूज़ यहाँ पर बार बार नहीं करना है। परियोजना और जांच आधारित विधियों में सहायता करना, देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। जो मूल्यांकन है वो केवल सिर्फ पेन पेपर नहीं करना, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला इन्होंने बारंबार कलम पेन और कागज़ पेपर परीक्षणों का आयोजन करना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा आपके तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। ए, बी और डी क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए RTE एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए कौन सी विधि है जिसका अनुसरण करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना, विद्यार्थियों की समयनिष्ठा, बच्चों का सर्वांगीण विकास, या फिर अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, मतलब खोज के अवसर प्रदान करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। ए भी यहाँ पर सही है, संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना। इसके अलावा सी पॉइंट भी सही है, बच्चों का सर्वांगीण विकास और अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की समय निष्ठा, ये क्या है, यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, सी और डी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मापन करता है। तो देखिए हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, यह जो प्रश्न है यह बच्चों की कौन सी योग्यता का मापन करता है।
सामान्यीकरण का, परिकल्पना निर्माण का, निष्कर्ष निकालना या फिर तर्क शक्ति। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर है एक्स्ट्रापोलेट। क्या कर रहे हैं ये? एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है। ना तो यहाँ पर सामान्यीकरण का यूज़ हो रहा है, ना ही परिकल्पना का निर्माण हो रहा है, ना ही रीज़न है। यहाँ पर क्या है? निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, बच्चे क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, विद्यार्थी पत्राधान जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः क्या आंकने के लिए होता है? तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, विद्यार्थियों के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों को उसके या उसकी अधिगम के भाग की तरह। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो पोर्टफोलियो होती है उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है, जितना भी बच्चे का साल भर का जो उसके योगदान होते हैं, सारी चीज़ें क्या है उसमें संभाल करके रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंकों को, इसको भी पोर्टफोलियो में रखा जाता है। सी क्या है, संस्था के अंदर या फिर बाहर पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को भी इसके अंदर नोट किया जाता है। देखिए पोर्टफोलियो के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन ज्ञान का विषय के रूप में इतिहास के स्वरूप के बारे में सही है? देखिए इतिहास की बात की गई है यहाँ पर, इतिहास के स्वरूप के बारे में कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है? ए पॉइंट दिया गया है, इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है बिना यह जांचे कि कैसे अतीत ने वर्तमान को प्रभावित किया। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है, जो इतिहास है वो संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा जितने भी सन हैं, पुरानी चीज़ें हैं, जो भी हुआ है, 1857 का संग्राम हुआ, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए क्या क्या चीज़ें की गई, संविधान, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारा पास है जो हमें किस चीज़ से देखने को मिलता है? इतिहास के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए इतिहास जो है वो संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है। बी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इतिहास अपने व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही पक्षों में मानवीय चेतना के विकास की कहानी है। तो देखिए ये पॉइंट पे बिल्कुल सही है, जो इतिहास है वो अपने व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही पक्षों में मानवीय चेतना के विकास की कहानी है। सी पॉइंट देखते हैं, अतीत इतिहास के घटनाक्रमों और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों के बीच का संवाद है। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। हम आज आप लोग भविष्य की बात करते हैं, क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, अतीत के घटनाक्रमों की हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो परिवर्तन है जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं पास्ट के बारे में और जो हमारा फ्यूचर होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? इन दोनों के बीच का संवाद है। ठीक है, डी पॉइंट है, देखिए निरंतरता और सामंजस्य दोनों इतिहास के अपेक्षित गुण है। तो देखिए कंटिन्यूटी और जो सामंजस्य है वो दोनों ही इतिहास के अपेक्षित गुण है। तो देखिए केवल दोनों ही गुण नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिर्फ ए, बी और सी पॉइंट यहाँ पर इतिहास के स्वरूप में सही है। इसके अलावा देखिए जो डी पॉइंट है कि निरंतरता और सामंजस्य दोनों ही इतिहास के अपेक्षित गुण है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास में तिथियों और वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? देखिए एडी के स्थान पर बीसीई का यूज़ किया गया। देखिए एडी के स्थान पर बीसीई का यूज़ किया गया, ये बिल्कुल गलत है। बीसी के स्थान पर एडी का, ये भी गलत है। बीसीई के स्थान पर एडी का यूज़ किया गया, ये भी गलत है। देखिए बीसीई को एडी में आप चेंज नहीं कर सकते, बीसी को एडी में चेंज नहीं कर सकते, एडी को बीसीई में चेंज नहीं कर सकते। कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? तो देखिए फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सही है, बीसी के स्थान पर बीसीई यूज़ में आया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट ये क्या यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी विधियाँ या संसाधन जो साधन है कक्षा में विद्यार्थियों को जेंडर की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त हैं? तो देखिए कौन सी विधियां हैं? जीवन के अनुभव, व्यक्ति अध्ययन मतलब केस स्टडी, या फिर जनसभा का आयोजन, या फिर कहानियां। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पर आप लोगों के सही हो जाएंगे? तो देखिए ए पॉइंट भी सही है, जीवन के अनुभव, व्यक्तिगत अध्ययन मतलब केस स्टडी, ये भी बिल्कुल सही है, और कहानियां भी बिल्कुल सही, लेकिन जनसभा का आयोजन ये यहाँ पर यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो तीन विधियां कौन कौन सी हो जाएंगी? ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय में शिक्षक रायपुर के भ्रमण की योजना बना सकता है? तो देखिए किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय में शिक्षक रायपुर के भ्रमण की योजना बना सकते हैं? जनजातीय संस्कृति के लिए, मध्ययुगीन वास्तुशिल्प के लिए, या फिर मुगल वास्तुशिल्प के
लिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो सिर्फ जनजातीय संस्कृति, यहाँ पर ना मध्ययुगीन वास्तुशिल्प है ना ही मुगल वास्तुशिल्प है, ठीक है, केवल 1 पॉइंट यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय से रायपुर में भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो योजना है वो किस चीज़ में यूज़फुल होगी, जनजातीय संस्कृति के रूप में यूज़फुल होगी। इसके अलावा मध्ययुगीन की यहाँ पर बात नहीं हुई है, मुगल वास्तुशिल्प की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, तो सिर्फ कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बंदरगाहों और ऐतिहासिक समुद्री मार्गों की अवस्थिति पढ़ाना चाहती है, उनको किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। देखिए किस चीज़ की बात हो रही है, बंदरगाहों की और ऐतिहासिक समुद्री मार्गों की। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज होगा, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का भौतिक, भारत का राजनीतिक या फिर भारत का भौतिक। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा। तो देखिए जब हम बात करें बंदरगाहों की और ऐतिहासिक समुद्री मार्गों की, तो हम क्या यूज़ करेंगे, विश्व का भौतिक मानचित्र हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, क्षेत्रीय वंश के विषय में पाठ योजना बनाते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए। तो देखिए क्षेत्रीय वंश के विषय पर हम पाठ योजना बना रहे हैं, अध्यापन अधिगम सामग्री का चयन, अधिगम उद्देश्यों का गठन करना, परिचायक प्रश्न पूछना या फिर वंशों से संबंधित प्राथमिक स्रोतों को पढ़ाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, क्षेत्रीय वंश के विषय में पाठ योजना बनाते समय तो वहाँ पर होगा अधिगम उद्देश्यों का गठन करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, उद्देश्यों का गठन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आदिवासी समुदायों के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे अर्थपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधि क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे जो अर्थपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधि है वो क्या होगी, विभिन्न आदिवासी समुदायों पर दृश्य सामग्री को दिखाना, आदिवासी गीतों और नृत्यों के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, अपनी जीवंत वास्तविकताओं के बारे में बात करने या बोलने के लिए आदिवासी समुदायों से किसी को आमंत्रित करना, या फिर ऐसी पाठ्य पुस्तक पढ़ना जिसमें आदिवासियों के बारे में विषय वस्तुएं सम्मिलित हों। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा। तो देखिए विभिन्न आदिवासी समुदायों पर दृश्य सामग्री को दिखाना, ये यहाँ पर यूजफुल नहीं है। आदिवासी गीतों और नृत्यों के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, ये भी नहीं है। अपनी जीवंत वास्तविकताओं के बारे में बात करने या बोलने के लिए आदिवासी समुदायों से किसी को आमंत्रित करना, क्योंकि देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम चीज़ों को जोड़ते हैं। जब हम आमंत्रित करेंगे तो हम उनसे क्या करेंगे, डायरेक्टली अटैच हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा सारे पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, संतुलित रिपोर्टिंग मूल विषय की चर्चा करते समय एक शिक्षक के रूप में आपको जनसंचार माध्यम मास मीडिया के महत्व पर चर्चा करनी होगी तथा विद्यार्थियों के लिए मुख्य समाचार पढ़ना अनिवार्य क्रिया बनानी होगी। सेकंड पॉइंट दिया गया, बड़े व्यावसायिक संस्थानों के मीडिया घरानों में उनकी पूंजी लगाने और राजस्व उत्सर्जन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचाना होगा। समाचार चयन के पहलुओं तथा कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेश या बहिष्करण करने के संबोधित करना होगा, या फिर कक्षा में विवादास्पद चर्चाओं की उपेक्षाओं के लिए जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया केवल वही प्रस्तुत करना होगा। तो देखिए केवल वही प्रस्तुत करें, उपेक्षाएं करें, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। पूछा किसके बारे में, कहते देखिए संतुलित रिपोर्टिंग के बारे में, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही है। समाचार चयन के पहलुओं, कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेश और बहिष्करण करने को संबोधित करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इन सारे पॉइंट्स में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता के बारे में। विविधता के बारे में पढ़ाते हुए हम छात्रों में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा दृष्टिकोण है जो यहाँ पर विकसित कर सकते हैं। ए पॉइंट दिया गया है, विविधता को विविध लक्षणों के रूप में माना जाता है, यह लोगों में असमानता और भेदभाव फैलाती है, किसी भी आधार पर लोगों में भेदभाव हटाने का प्रयास करती है और उन्हें पास लाती है, यह लोगों में व्याप्त अंतरों को पहचानती है और स्वीकार करती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए विविधता को विविध लक्षणों के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। किसी भी आधार पर लोगों में से भेदभाव हटाने का प्रयास करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह लोगों में व्याप्त अंतरों को पहचानती है और स्वीकार करती है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह लोगों में असमानता और भेदभाव फैलाती है, ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो बी पॉइंट को छोड़ करके सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। देखिए सब में बी पॉइंट है, तो देखिए ये पॉइंट तो आपके नेगलेक्ट हो गए, जहां नेगलेक्ट मिले वहीं आप लोगों को टिक करके आगे बढ़ जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कक्षा में परिचर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें एक अच्छे अध्यापन अधिगम के स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं अगर शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को
पाठ्य पुस्तक से उच्च स्वर में पढ़ने के लिए कहती है, या फिर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों में संलिप्त करने के लिए कहती है तथा पाठांत प्रश्नों के लिए उत्तर बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से बाहर की पुस्तकों तथा अन्य सामग्री को पढ़ने से हतोत्साहित करती है, नेगेटिव हो गया। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक सिर्फ देखने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों में संलिप्त करने के लिए कहती है, इंगेज करने के लिए कहती है तथा पाठांत प्रश्नों के लिए उत्तर बनाने के लिए कहती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्लास्टिक को क्यों प्रतिबंधित कर देना चाहिए विषय पर अपने विद्यार्थियों को आलोचनात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है, इंगेज करना चाहती है, इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है, प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भ्रमण का आयोजन, प्लास्टिक ने समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव डाला है, इस पर एक वृत्त चित्र दिखाना और बाद में इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव की चर्चा करना, विद्यार्थियों को प्लास्टिक से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे करने को कहना, या फिर विद्यार्थियों को प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग पर एक कथा पट तैयार करने को कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो देखिए सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लास्टिक ने समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव डाला है, इस पर एक वृत्त चित्र दिखाना और बाद में इसके पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव की चर्चा करना। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को समर्थ बनाते हैं। देखिए ए पॉइंट दिया गया है, समानता तथा सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों का महत्व समझना। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। समाज के क्रियाशील, जिम्मेदार और विचारशील सदस्य बनना। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। प्राप्त विचारों, संस्थाओं तथा प्रथाओं के साथ कर्मठता के समरूप होना। देखिए जो भी विचार हैं, संस्थाएं हैं, प्रथाएं हैं, उनके साथ कर्मठता के समरूप होना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव है। ठीक है, यह समझना कि समाज की संरचना कैसे होती है और कैसे उसे व्यवस्थित और शासित किया जाता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो देखिए सी को छोड़कर और सारे पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो देखिए जहाँ पर सी पॉइंट यहाँ आपको दिखे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे आप लोगों को मिलेंगे एग्जाम में जो डायरेक्टली आपको देखते ही गलत हो जाते हैं और सारे पॉइंट्स में वो ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर आप क्रॉस कट करके भी आगे बढ़ सकते हैं टाइम बचा करके। ठीक है, तो वो पॉइंट देखो जो नेगेटिव है, उसके बाद उसको हटा के नेग्लेक्ट करके आप एकदम से टिक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया गया है, सामाजिक विज्ञान में विरले ही एक सही उत्तर होता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय उपागम को परिभाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, सही है। देखिए यहाँ पर किस चीज़ के लिए दिया गया है विरले, तो देखिए यहाँ पर यह है, इट इज़ अ चैलेंजिंग टू अराइव एट वन करेक्ट आंसर इन सोशल साइंस, एक करेक्ट आंसर। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है, सामाजिक विज्ञान में विरले ही एक ही सही उत्तर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा और आपसे पूछ लिया कि किस सन में ये चीज़ हुई है, तो वो वन सिंगल पॉइंट ही क्या होता है वहाँ पर सही होता है। यहाँ पर ये नहीं कि आप चीज़ें भर दो, कि हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया उसमें आप 4 चीज़ें अपनी तरफ से बोल दो, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती, एक सिंगल करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय उपागम को परिभाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही क्या है यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राथमिक स्रोतों पर आधारित अंग्रेजों के वास्तुशिल्प पर शिक्षक एक परियोजना देता है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है। उपन्यास है, समाचार पत्र की रिपोर्ट है, राष्ट्रपति भवन या फिर मीनाक्षी मंदिर। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जो लेख होते हैं, ठीक है, जो लेख होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये द्वितीयक होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी होते हैं वो क्या होते हैं, चित्र जो होते हैं, जो क्या होते हैं, चित्र होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपन्यास, समाचार पत्र की रिपोर्ट, मीनाक्षी मंदिर, ये क्या है, ये आपके सेकेंडरी है। प्राथमिक स्रोत यहाँ पर पूछा है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति भवन क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, जो आप डायरेक्टली चीज़ें जिस चीज़ से आप लोगों को मिल रही होती हैं। ठीक है, जो उपन्यास होगा, लेख होगा, ये क्या होगा, किसी के द्वारा लिखे गए हैं, तो ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी स्रोत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनमें किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जा सकता है। अभिलेख होते हैं, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण होती है, पेन और पेपर परीक्षा होती है, स्क्रैप बुक होती है या फिर रेखाचित्र होते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा, तो देखिए
किसी परियोजना में अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किस चीज़ से किया जा सकता है? तो केवल अभिलेख से किया जा सकता है। ठीक है, किस चीज़ से? तो केवल अभिलेख से। तो यहाँ पर ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, ना पेन पेपर परीक्षा होगी, ना स्क्रैप बुक होगी, ना ही रेखा चित्र होगा। क्या होगा? अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं? देखिए मूल्यांकन पहलू का आकलन कौन सा करता है? विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे? इमारतों के निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए थे? तो देखिए कौन सा पॉइंट जो यहाँ पर सही होगा? तो देखिए इमारतों के निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किया, ये यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है मूल्यांकन के पहलू को लेकर के, लेकिन ए, बी और सी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है अनाज के मामले में। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे। तो ये चीज़ें आपको क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ए, बी और सी पॉइंट सही है। इसके अलावा जो डी पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए? तो देखिए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ को विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, बोर्ड लेवल जो स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आप लोगों का सही होगा? तो देखिए बोर्ड लेवल परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जो निर्देश हैं, सिर्फ डायरेक्शन को समझना ये उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उन चीज़ों का पालन करना। यहाँ पर ए और बी पॉइंट बिल्कुल सही है। ज्ञान का अनुप्रयोग करने में सबल बनाना और जो ज्ञान की समझ है उसको विकसित करना। ठीक है, ए और बी पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं? कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों? कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है? भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है? मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं? और डी पॉइंट दिया गया है, भारत में कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं? तो देखिए यहाँ पर कौन सा विश्लेषणात्मक योग्यताओं का बताना है आप लोगों को, तो कौन सा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का सही होगा? तो देखिए ए पॉइंट भी सही है। कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों, यहाँ पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में, वन वर्ड आंसर है, आप लोग यहाँ पर विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य आप लोग बता देंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, वन वर्ड आंसर है, पता है तो ठीक है, नहीं तो विश्लेषण की यहाँ पर जरूरत नहीं है। विश्लेषण कहाँ पर यूज हो रहा है, तो ए और सी ऑप्शन में, जहाँ पर आपसे क्यों और क्या जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी पॉइंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? देखिए यहाँ पर किसका, मेमोराइजेशन, स्मरण का आपको क्या करना है, पहलू का आकलन करना है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चों के अधिकार की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं? आकाशगंगा क्या है, हमारी आकाशगंगा के निकटतम कौन सी आकाशगंगा है? क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से कार्य करता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार और संघीय सरकार 2 भिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हों? तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर स्मरण पहलू, तो देखिए स्मरण कहाँ पर यूज होगा? पहला पॉइंट सही है, बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए? तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्मरण करेंगे। ठीक है, आकाशगंगा क्या है, हमारी आकाशगंगा के निकटतम कौन सी आकाशगंगा है? तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया, क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही? तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को विश्लेषण करना है, यहाँ पर स्मरण का यूज नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो रही है, लेकिन स्मरण का पहलू जो है वो है आपका ए और बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसके अलावा सी और डी पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं? वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं? वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं? दक्षिण अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं? या फिर बहुदल तंत्र के क्या गुण एवं दोष
है। तो देखिए बहुल परिप्रेक्ष्यों का उपयोग करने और विकास करने के अवसर कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो देखिए वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं, आप लोग बता देंगे। ठीक है, वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव है, ये भी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं, ये भी है। लेकिन बहुल परिप्रेक्ष्यों का उपयोग कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, तो बहुदल तंत्र के क्या गुण एवं दोष हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वन वर्ड आंसर है, ये आप लोग कर देंगे, क्या प्रभाव होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का उपयोग करने में और विकास करने में अवसर प्रदान कर रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। तो केवल डी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए, खुद से सोचिए कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे मैं आप लोगों को करा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल हो सकते हैं।